तो चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि उम्र फिर से 16 साल हो गई है। अरे वाह, 16 साल मतलब सबसे कंफ्यूजिंग उम्र। बिल्कुल, सबसे कंफ्यूजिंग। तो मान लीजिए कि हाई स्कूल की बायोलॉजी क्लास चल रही है और क्लास में सबसे आगे बैठने वाली जेन नाम की एक लड़की है जिसे किसी को एक तरफा बेइंतहा प्यार हो गया है। मान लेते हैं उस लड़के का नाम बॉब है। अब बॉब के लिए जेन ही दुनिया की सबसे खूबसूरत और परफेक्ट इंसान है। हाँ, हर किसी की कहानी में एक जेन होती ही है। एकदम सही। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच है। जेन पहले से ही किसी के साथ डेट कर रही है और वो कोई आम लड़का नहीं है, वो स्कूल की सॉकर टीम का कैप्टन जॉन। ओहो, मतलब सीधा मुकाबला स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के से। हाँ, मतलब जॉन एकदम स्टार है। अब देखिए, सामान्य तर्क तो यही कहता है कि बॉब को जॉन से इतनी भयानक जलन होनी चाहिए कि वो पागल हो जाए, उसका दिमाग खराब हो जाए। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता। बॉब को जलन है, लेकिन वो पूरी तरह से नियंत्रित है। वो कोई तमाशा खड़ा नहीं करता। तो मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों? ये मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत ही दिलचस्प स्थिति है। अगर हम बॉब के दिमाग के अंदर झांक कर देखें ना, तो हमें पता चलेगा कि वो एक साथ दो अलग-अलग सच्चाइयों से जूझ रहा है। अच्छा, कौन सी दो सच्चाइयां? पहला तो ये कि बॉब को अंदर ही अंदर ये एहसास है कि जॉन सॉकर टीम का कप्तान है, तो वो जेन के ज्यादा लायक है, और बॉब खुद को उस मुकाम पर नहीं देखता। मतलब वो खुद को कम आंक रहा है। बिल्कुल। और दूसरा, उसे ये भी पता है कि जेन को उसकी कोई खास परवाह नहीं है। इसलिए बॉब की जो भावनाएं हैं, वे केवल उस तीसरे इंसान यानी जॉन की वजह से नहीं है, बल्कि बॉब के खुद के आत्म मूल्यांकन की वजह से भी हैं। एकदम सही। ये बॉब के खुद के आत्म मूल्यांकन और जेन की प्रतिक्रियाओं का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का, या कह लें इस डीप डाइव का मकसद बिल्कुल यही समझना है। हम अक्सर रिश्तों में ईर्ष्या और जलन को बहुत ही सतही तौर पर देखते हैं, है ना? हाँ, बस ऊपर ऊपर से। हमें लगता है कि ये बस एक विलेन की वजह से होता है जो हमारी लव लाइफ में घुस आया है, और सारा दोष उसी का है। बिल्कुल। लेकिन आज हम मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग और उनके साथियों के एक बेहद दिलचस्प शोध के पन्नों को पलटेंगे। ये शोध बताता है कि जब प्यार गलत रास्ते पर चला जाता है तो असल में हमारे दिमाग में क्या पकड़ा होता है। और ये भी कि हम दूसरों की भावनाओं का आकलन अलग तरह से करते हैं और अपनी भावनाओं का बिल्कुल अलग तरह से। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि बॉब की ये छोटी सी कहानी हमारे रिश्तों के सबसे बुनियादी लेकिन सबसे भ्रामक मनोवैज्ञानिक रहस्यों का दरवाजा खोलती है। बिल्कुल। तो शुरुआत इस बात से करते हैं कि आखिर ईर्ष्या, जिसे हम अंग्रेजी में जेलसी कहते हैं, और जलन, जिसे एनवी कहते हैं, क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्योंकि आम बातचीत में तो हम इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है, लेकिन मनोविज्ञान की दुनिया में इन दोनों के बीच एक साफ और बहुत ही महत्वपूर्ण लकीर खींची हुई है। ईर्ष्या या जेलसी एक तरह की डिफेंसिव या रक्षात्मक भावना है। ये तब पैदा होती है जब आपको उस चीज को खोने का डर सताता है जो आपके पास पहले से है। अच्छा, यानी जो मेरा है वो मुझसे छिन न जाए। बिल्कुल। और इसके लिए हमेशा एक त्रिकोण यानी 3 लोगों की जरूरत होती है। आप, आपका पार्टनर और एक तीसरा इंसान जो आपके बने बनाए रिश्ते के लिए खतरा है। ईर्ष्या का मूल तत्व ही खोने का डर है। और जलन का मतलब क्या है फिर? दूसरी तरफ जलन या एनवी तब होती है जब आप उस चीज को पाना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है लेकिन किसी और के पास है। इसमें मुख्य रूप से 2 लोग होते हैं। समझ रही हूँ। तो बॉब के मामले में उसके पास जेन नहीं थी, वो जॉन के पास थी। एकदम सटीक। इसलिए बॉब जॉन से जलन महसूस कर रहा था, ईर्ष्या नहीं। तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ईर्ष्या उस घर की पहरेदारी करने जैसा है जिसके आप मालिक हैं और जहां कोई सेंध मारने की कोशिश कर रहा है? बेहतरीन उपमा है। और जलन किसी और के आलीशान महल को देखकर ये सोचने जैसा है कि काश वो महल मेरा होता। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। ईर्ष्या में आप अपनी संपत्ति या अपने रिश्ते की किलेबंदी कर रहे हैं। अब अगर हम इसके पीछे के विकासात्मक विज्ञान यानी इवोल्यूशनरी मनोविज्ञान को देखें तो ये किलेबंदी हमारे डीएनए में बसी हुई है। अच्छा, इवोल्यूशनरी मनोविज्ञान,
मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐतिहासिक रूप से पुरुषों और महिलाओं में ईर्ष्या के ट्रिगर्स बिल्कुल अलग-अलग हुआ करते थे। जी हाँ, इवोल्यूशनरी थ्योरी के अनुसार ना पुरुषों का सबसे बड़ा डर पितृत्व की अनिश्चितता था। मतलब पैटर्निटी अनसर्टेनिटी। हाँ, डीएनए टेस्टिंग के आविष्कार से पहले एक पुरुष कभी भी 100% यकीन के साथ नहीं कह सकता था कि बच्चा उसी का है। बाप रे, ये तो सच में एक बड़ा डर रहा होगा। बिल्कुल, इसलिए पुरुषों में यौन बेवफाई या सेक्सुअल इनफिडेलिटी को लेकर एक भयंकर ईर्ष्या विकसित हुई। उनका अवचेतन मन बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वे किसी और के जीन या बच्चे के पालन पोषण में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। और महिलाओं का क्या? उनका डर क्या था? महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा संसाधनों का खोना था। अगर उनका पार्टनर भावनात्मक रूप से किसी और से जुड़ जाता है तो इसका मतलब था कि वह अपना समय, भोजन और सुरक्षा किसी और को दे सकता है। मतलब इमोशनल बेवफाई ज्यादा डरावनी थी। हाँ, इसलिए महिलाओं में भावनात्मक बेवफाई को लेकर ज्यादा डर और ईर्ष्या विकसित हुई। जरा रुकिए, मुझे ये थ्योरी थोड़ी सी पुरानी लगती है। मेरा मतलब है कि क्या आज के इस आधुनिक दौर में, जहां रिश्ते इतने बदल चुके हैं और महिलाएं खुद आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, ये थ्योरी सच में पूरी तरह लागू होती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और सच कहूं तो मनोविज्ञान भी अब आपकी इस शंका से सहमत है। अच्छा, तो अब नया नजरिया क्या है? आधुनिक शोध ये दिखाते हैं कि ये पुरानी विकासवादी कहानी अब पूरी तरह से सटीक नहीं रही। आज के समय में पुरुष और महिलाएं दोनों ही यौन बेवफाई पर लगभग समान रूप से तीव्र प्रतिक्रिया देते हैं। मतलब जमाना बदल रहा है तो दिमाग भी बदल रहा है। बिल्कुल। और शोध ये भी बताता है कि हमारा अटैचमेंट स्टाइल, यानी बचपन से हम रिश्तों को कैसे देखते आए हैं, ये जेंडर से भी ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, अटैचमेंट स्टाइल मतलब अगर कोई सुरक्षित या सिक्योर महसूस करते हुए बड़ा हुआ है तो वे शुरुआत में किसी तीसरे इंसान को अपने रिश्ते के लिए खतरा नहीं मानते। उन्हें लगता है कि सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर खतरा सच साबित हो जाए तब तो सबसे ज्यादा आक्रामक और तीखी प्रतिक्रिया उन्हीं की होती है, क्योंकि उनके सबसे गहरे विश्वास को ठेस पहुंचती है। तो ये तो हुई घर की पहरेदारी की बुनियादी वजह। लेकिन ये पहरेदारी एक जुनूनी और खतरनाक शक में कैसे बदल जाती है? और यहीं पर स्टर्नबर्ग का ऑगमेंटेड ड्यूप्लेक्स सिद्धांत तस्वीर में आता है ना? हाँ, द ऑगमेंटेड ड्यूप्लेक्स थ्योरी ऑफ लव। यह नाम सुनने में जितना भरी भरकम है, इसका मतलब उतना ही दिलचस्प है। तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मैंने पढ़ा था कि स्टर्नबर्ग ने प्यार को समझने के लिए एक त्रिकोणीय सिद्धांत दिया है, जिसमें प्यार के 3 आंतरिक तत्व होते हैं। एकदम सही। पहला है अंतरंगता या इंटिमेसी, यानी एक दूसरे की देखभाल करना, अपनी गहरी बातें साझा करना। दूसरा है प्रतिबद्धता या कमिटमेंट, यानी रिश्ते को लंबे समय तक निभाने का फैसला। और तीसरा सबसे खतरनाक तत्व, जुनून या पैशन। बिल्कुल, यही जुनून ही वो हिस्सा है जो इंसान को ईर्ष्या और जलन के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील बनाता है। ये एक तरह की लत है। जब इस पर कोई आंच आती है तो इंसान की सबसे तीव्र लालसाएं आहत होती हैं और वहीं से ईर्ष्या का ज्वालामुखी फटना शुरू होता है। लेकिन इस सिद्धांत का जो दूसरा हिस्सा है, जिसे उन्होंने लव एज अ स्टोरी कहा है, वो मुझे सबसे ज्यादा रोचक लगा। हाँ, लव एज अ स्टोरी बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। मतलब शोधकर्ताओं का मानना है कि हम सभी के दिमाग में बचपन से लेकर अब तक हमारे अनुभवों को देखकर प्यार की एक खास स्क्रिप्ट या कहानी बन जाती है और हम उसी स्क्रिप्ट को अपनी जिंदगी में जीते हैं। यही वो जगह है जहां मनोविज्ञान असल जिंदगी से टकराता है। मान लीजिए किसी के दिमाग में प्यार की पुलिस स्टोरी चल रही है। बाप रे, पुलिस स्टोरी। हाँ, ऐसे इंसान के लिए प्यार का मतलब ही अपने पार्टनर की निगरानी करना है। वो कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, उसका फोन चेक करना। मतलब आप प्यार कम कर रहे हैं और जासूसी ज्यादा। सोचकर देखिए, अगर किसी इंसान के दिमाग में प्यार की पुलिस स्टोरी चल रही है तो वो स्वाभाविक रूप से हर बाहरी इंसान को एक चोर या खतरे के रूप में ही देखेगा। ये तो एक बहुत ही थका देने वाला रिश्ता लगता है। बाहर से देखने पर ये थका देने वाला लग सकता है, लेकिन उस इंसान के लिए प्यार का यही एकमात्र रूप है। और सिर्फ पुलिस स्टोरी ही नहीं, एक होती है बिजनेस स्टोरी, जहां रिश्ता एक सौदे की तरह चलता है। अच्छा, मतलब तुम मेरे परिवार से मिलोगे तो मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलूंगी। बिल्कुल वैसा ही। एक हॉरर स्टोरी भी होती है, जहां लोगों को रिश्ते में तभी रोमांच महसूस होता है जब उसमें लगातार डर,
खौफ या कोई ड्रामा हो। ओहो, बिना ड्रामे के उन्हें मजा ही नहीं आता। और एक आर्ट स्टोरी होती है जहां पार्टनर के शारीरिक आकर्षण और सुंदरता को ही सब कुछ मान लिया जाता है और इंसान हमेशा उसे खोने के डर में जीता है। तो ये सब हमारी आंतरिक कहानियां हैं। हाँ, और यहीं पर इस सिद्धांत में वो ऑगमेंटेड या संवर्धित हिस्सा जुड़ता है। इन सब आंतरिक कहानियों और जुनून के बीच जब एक बाहरी चर आता है जिसे स्टर्नबर्ग खतरा या थ्रेट कहते हैं, यानी कोई तीसरा इंसान, तो वो माचिस की तीली का काम करता है। एकदम सही। वो तीसरा व्यक्ति ही उस बारूद के ढेर में आग लगाता है जो आपके दिमाग में पहले से जमा था। तो ये सिद्धांत तो कागज पर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि असल जिंदगी में आम लोग इन स्थितियों का आकलन कैसे करते हैं? क्या हम सच में इतने तार्किक होते हैं? इसी को परखने के लिए शोधकर्ताओं ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में कुछ परीक्षण किए, स्टडी 1 और स्टडी 3। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। उन्होंने लोगों को कुछ काल्पनिक कहानियां दी और उन्हें उन कहानियों के किरदारों को जज करने के लिए कहा, जैसे वो चैड और विक्टोरिया वाली कहानी। हाँ, चैड और विक्टोरिया की कहानी बहुत मशहूर है। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि चैड और विक्टोरिया हाई स्कूल स्वीटहार्ट्स हैं और अब शादीशुदा हैं। वे एक शांत शहर से अचानक शिकागो जैसे बड़े शहर में शिफ्ट हुए हैं। और विक्टोरिया अपने नए करियर में बहुत व्यस्त हो गई है। वो अक्सर ऑफिस की पार्टियों में जाती है। बिल्कुल। और चैड घर पर रहता है और काफी अकेलापन महसूस कर रहा है। तभी कहानी में एंथनी की एंट्री होती है जो विक्टोरिया का सहकर्मी है। तीसरा इंसान। हाँ, और अब वो विक्टोरिया के साथ उन पार्टियों में जाने लगा है। और फिर एक रात विक्टोरिया नशे में धुत होकर घर आती है और चैड से कहती है कि वो ओपन मैरिज चाहती है। मतलब सीरियसली, ये तो सीधा सीधा खतरे की घंटी है। कोई भी आम इंसान इस स्थिति में अलार्म बजा देगा। बिल्कुल। अब शोधकर्ताओं ने आम लोगों से ये सवाल पूछा कि इस स्थिति को देखकर आपको क्या लगता है चैड को एंथनी से कितनी ईर्ष्या महसूस हो रही होगी और उसका कारण क्या है? हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लोगों ने इस सवाल का जवाब देने के लिए अनजाने में ही एक बहुत ही तार्किक गणितीय फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। जी हाँ। लोगों ने कहा कि चैड की ईर्ष्या 2 चीजों से मिलकर बनी है। पहला आंतरिक कारण, यानी चैड को विक्टोरिया की कितनी जरूरत है, वो उस पर कितना निर्भर है। और दूसरा बाहरी कारण, यानी ये नया आदमी एंथनी उनके रिश्ते के लिए कितना बड़ा खतरा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये दिखाता है कि इंसान प्राकृतिक रूप से दूसरों के जीवन का बहुत ही संतुलित और तार्किक विश्लेषण करता है। मतलब हम दूर से पूरी तस्वीर देख पाते हैं। बिल्कुल। हम समझ जाते हैं कि चैड की ईर्ष्या सिर्फ उस तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि वो अपने पार्टनर को खोने से गहराई से डरता है। तो मतलब दूसरों को जज करना हमारे लिए बहुत आसान है। हम दूसरों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे और निष्पक्ष जज बन जाते हैं। एकदम सही। लेकिन क्या हम खुद को लेके भी इतने ही तार्किक हैं? जब खुद की जिंदगी में ये तीसरा इंसान आता है तो क्या हम तब भी यही गणित लगाते? और यहीं से शोध का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा शुरू होता है। स्टडी 2 और स्टडी 4। शोधकर्ताओं ने पूरा खेल ही पलट दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी काल्पनिक कहानी के बजाय प्रतिभागियों से कहा कि वे अपने स्वयं के वास्तविक जीवन की उन घटनाओं को याद करें जब उन्हें अपने रोमांटिक रिश्ते में भयानक ईर्ष्या महसूस हुई थी। अपनी खुद की कहानी। हाँ, और फिर उनसे पूछा गया कि आपकी उस ईर्ष्या का असली कारण क्या था। और इसके जो नतीजे आए ना, वे सच में मनोविज्ञान की दुनिया को हिला देने वाले थे। जब बात खुद की आई तो आंतरिक चर, यानी कि मुझे अपने पार्टनर की जरूरत है या मैं उन्हें खोने से डरती हूँ, इन सब का ईर्ष्या के साथ जो संबंध था वो गिरकर बिल्कुल शून्य हो गया। जी हाँ, एकदम शून्य। शोध में एक बहुत ही भारी तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जीरो ऑर्डर कोरिलेशन। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जीरो ऑर्डर कोरिलेशन आसान भाषा में क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, जीरो ऑर्डर कोरिलेशन का मतलब है कि 2 चीजों के बीच कोई भी संबंध ना होना। जैसे अगर आप ये पता लगाने की कोशिश करें कि आपने आज किस रंग की शर्ट पहनी है और बाहर शेयर बाजार कैसा चल रहा है, इन दोनों बातों में कोई लेना देना नहीं है। अरे हाँ, बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। ठीक वैसे ही जब लोगों ने खुद का आकलन किया तो उन्होंने दावा किया कि मैं अपने पार्टनर से कितना प्यार करता हूँ या मुझे उसकी कितनी जरूरत है, इस बात का मेरी ईर्ष्या से कोई लेना देना नहीं है। जरा रुकिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम दिन दहाड़े खुद से ये सफेद झूठ बोलते हैं कि हम ईर्ष्यालु इसलिए नहीं है क्योंकि हम कमजोर हैं या हमें पार्टनर को खोने का डर है, बल्कि हम ईर्ष्यालु सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो
तीसरा इंसान हमारे बीच आ रहा है। बिल्कुल। लोगों के अनुसार उनकी ईर्ष्या का 100% कारण वो बाहरी इंसान था। ये तो मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को बचाने की या अपने अहंकार को बचाने की एक शानदार तरकीब है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हमारा दिमाग जानबूझकर हमें यह धोखा देता है ताकि हम भावनात्मक रूप से टूट ना जाएं। मनोविज्ञान में इस घटना को एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। हाँ, ये इंसान के दिमाग का एक बहुत ही शक्तिशाली पूर्वाग्रह है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और आप देखते हैं कि एक आदमी केले के छिलके पर पैर रखकर फिसल गया। आप तुरंत सोचेंगे कि अरे, यह आदमी कितना बेवकूफ और लापरवाह है, इसे देखकर चलना चाहिए था। यहाँ आपने उसके फिसलने का कारण उसके स्वभाव को माना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक ऑब्जर्वर हूँ, दूर खड़ी हूँ। लेकिन अगर आप खुद उस केले के छिलके पर फिसल जाती हैं तो आप कभी नहीं कहेंगी कि आप लापरवाह हैं। अरे नहीं, मैं तो कहूंगी कि ये छिलका यहाँ किसने फेंक दिया। बिल्कुल। आप कहेंगे कि नगर निगम सफाई क्यों नहीं करता। आपने सारा दोष बाहरी स्थिति पर डाल दिया क्योंकि अब आप एक्टर हैं। वाह, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। और यही सेम चीज हम अपने रिश्तों में करते हैं, है ना? एकदम सही। अपनी कमजोरियों जैसे कि रिश्ते में असुरक्षा या बहुत अधिक निर्भरता को स्वीकार करना हमारे आत्मसम्मान के लिए बहुत दर्दनाक होता है। खुद को यह बताना बहुत आसान है कि हमारा रिश्ता तो बिल्कुल परफेक्ट था, वो तो इस तीसरे इंसान ने आकर सब खराब कर दिया। बजाय इसके कि हम ये माने कि शायद मेरे अंदर ही अपने पार्टनर को खोने का एक गहरा और अनसुलझा डर बैठा है। ये सच में दिमाग के तार खोल देने वाली बात है। बिल्कुल। मतलब जब कटघरे में कोई और खड़ा हो तो हम बहुत समझदार जज होते हैं, लेकिन जब हम खुद कटघरे में होते हैं तो हम दुनिया के सबसे चालाक वकील बन जाते हैं और सारी गलती बाहरी परिस्थितियों या उस तीसरे इंसान पर डाल देते हैं। और यही इस पूरे शोध का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। तो जब तक हम अपने दिमाग के इस एक्ट ऑब्जर्वर इफेक्ट को नहीं समझेंगे, हम कभी भी ईर्ष्या का सही सामना नहीं कर पाएंगे। कभी नहीं। हम हमेशा उस तीसरे इंसान को विलन बनाकर उससे लड़ते रहेंगे, जबकि असल में हमें अपने अंदर की असुरक्षाओं और उस लव स्टोरी को ठीक करने की जरूरत है जो हमारे दिमाग में चल रही है। तो अब जब हम अपनी इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, तो चलिए वापस चलते हैं उसी 16 साल के बॉब के पास, जहां से हमने अपनी कहानी शुरू की थी। हाँ, बॉब की कहानी। अगर हम बॉब की स्थिति को स्टर्नबर्ग के सिद्धांत के चश्मे से देखें तो हमें समझ आता है कि बॉब की वो नियंत्रित जलन सिर्फ इसलिए नहीं थी कि जॉन एक बहुत बड़ा बाहरी खतरा था। बॉब की जलन का एक बहुत बड़ा कारण उसका खुद का आंतरिक जुनून और जेन के प्रति उसका प्यार था। उसने अपनी इस आंतरिक वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था कि वो जॉन जितना काबिल नहीं है। मतलब उसने खुद से झूठ नहीं बोला, उसने सारा दोष जॉन पर नहीं मढ़ा। बिल्कुल, उसने अपनी स्थिति को समझा, इसलिए उसकी जलन कभी किसी खतरनाक ईर्ष्या या पागलपन में नहीं बदली। लेकिन हम अपनी सामान्य जिंदगी में अक्सर इस आंतरिक हिस्से को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इस पूरे भारी भरकम मनोवैज्ञानिक शोध से कोई भी इंसान अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख ले सकता है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सीख आत्मजागरूकता है। हाँ, मुझे भी लगता है कि अगली बार जब किसी को भी अपने सीने में ईर्ष्या या जलन की वो चुभन महसूस हो, तो तुरंत उस तीसरे इंसान पर भड़कने या उसे विलेन बनाने के बजाय एक पल के लिए रुकना चाहिए। बिल्कुल, खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए। हाँ, सोचना चाहिए कि क्या मेरे रिश्ते के आंतरिक तत्वों में कोई कमी आई है, और सबसे जरूरी बात, मेरे दिमाग में प्यार की कौन सी लव स्टोरी चल रही है। कहीं आप अपनी ही बनाई किसी हॉरर स्टोरी के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं? एकदम सही, क्योंकि सच्ची आत्मजागरूकता बाहरी दुश्मन को पहचानने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर को समझने में है। मुझे लगता है कि आपने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समेटा है। अगर हम अपनी आंतरिक लव स्टोरी को ईमानदारी से पहचान लें तो ईर्ष्या रिश्ते को तोड़ने वाली चीज नहीं बनेगी, बल्कि वो खुद को सुधारने का एक मौका बन जाएगी। बिल्कुल। और जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद स्टर्नबर्ग के इस शोध में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन आज के हमारे समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। बताइए। जरा आज के इस डिजिटल युग के बारे में सोचकर देखिए, जहां सोशल मीडिया पर हर इंसान 24 घंटे एक दूसरे से जुड़ा है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे स्मार्टफोन कृत्रिम बाहरी खतरे पैदा कर रहे हैं? ओह, ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब मान लीजिए कोई रात के 2 बजे अपने पार्टनर की ऑनलाइन एक्टिविटी चेक कर रहा है,
उनकी लाइक हिस्ट्री ट्रैक कर रहा है। हाँ, कि उसने किसकी फोटो पे कमेंट किया है। बिल्कुल। तो क्या हम अनजाने में अपनी एक बहुत ही सामान्य लव स्टोरी को एक पुलिस स्टोरी में नहीं बदल रहे हैं, जहां हर छोटी बात का मानसिक रिकॉर्ड रखा जा रहा है? हाँ, और बिना किसी असली वजह के ईर्ष्या के नए और बिल्कुल अवास्तविक ट्रिगर्स पैदा हो रहे हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक लूप बन सकता है। ये बहुत ही गहरी बात है। तकनीक ने दरअसल तीसरे इंसान की उपस्थिति को एक भौतिक वास्तविकता से हटाकर हमारी जेबों में डाल दिया है। खतरा अब बाहर नहीं है, वो हमारे फोन की स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, जिससे हमारी आंतरिक असुरक्षाएं और भी ज्यादा भड़क रही हैं। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। क्या हम अपने ही डर और तकनीक के कारण अपने हाथों से अपनी जिंदगी को एक जासूसी उपन्यास बना रहे? इसी सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए शुक्रिया और अपने अंदर की कहानियों को समझते रहिए।